दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। हमारी इंग्लिश की पिछली क्लासों में हमने डिटरमाइनर, आर्टिकल और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा की थी। आज हम डिटरमाइनर और आर्टिकल को लेकर प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। इन क्वेश्चन को करने के बाद आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा कि हम पर्सन कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने का प्रयास करेगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्लास की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देर आर कार्स पार्कड आउटसाइड। देर आर कार्स पार्कड आउटसाइड का तो कार्स से पहले क्या आएगा? जब भी हमारे सामने एक डिटरमिनर का पर्सन आता है तो उसमें चार ऑप्शन मिलेंगे आपको सबसे पहले देखना है नाउन। तो इसमें नाउन क्या है? इसके अंदर नाउन दे रखा है कार्स, CARS। कार्स कैसा नाउन है? ये एक बहुवचन में दे रखा है। अब आप देखना, जब बहुवचन है तो आप देखना लिटिल और कार वैसे कैसा है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? कार को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये कैसा नाउन है? एक काउंटेबल नाउन है। तो कार्स एक काउंटेबल बहुवचन नाउन है। अब देखना लिटिल और ए लिटिल दो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। लिटिल का प्रयोग तो हम कहाँ करते हैं? जो अनकाउंटेबल होते हैं, यानी जो मात्रा बताते हैं वहाँ लिटिल का प्रयोग होता है। काउंटेबल के लिए तो फ्यू का प्रयोग होता है। तो लिटिल तो मात्रा बताएंगे, अनकाउंटेबल के साथ आते हैं, तो लिटिल तो इसमें आनी ही नहीं है क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल के साथ आते हैं। इधर देखो एक ऑप्शन दे रखा है मच। मच क्या करता है? मच भी मात्रा बताता है और अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो मच भी इसमें नहीं आना है। ऑप्शन बचा मैनी, तो वैसे भी इसमें तो मैनी होना था। ऑप्शन नंबर 2 मैनी इसमें सही है। अब देखना, देर आर मैनी कार्स पार्क आउटसाइड। मैनी का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। मैनी यानी बहुत सारे होते हैं, तो मैनी का प्रयोग बहुवचन के साथ करते हैं। तो कार्स बहुवचन भी था, काउंटेबल भी था, इसलिए क्या लगा दिया? मैनी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। इसमें देखो नाउन क्या है? इसमें नाउन है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक कैसा नाउन है? इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते। अब इसके अंदर आप देखना, देखो फ्यू का प्रयोग तो कहाँ करते हैं? काउंटेबल के साथ करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल है, तो फ्यू तो इसमें आना नहीं है। मैनी देखो, मैनी का भी प्रयोग हम कहाँ करते हैं? काउंटेबल प्लूरल के साथ करते हैं, तो मैनी भी इसमें नहीं आना है। बचे सम और मच। अब सम और एनी हमने पढ़े थे, तब हमने बात की थी जब साधारण वाक्य होते हैं तो जो साधारण वाक्यों में तो सम लगाते हैं, लेकिन जब नेगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें एनी का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वी डू नॉट, यानी ये कैसा नेगेटिव वाक्य है, तो इसमें सम का प्रयोग तो नहीं कर सकते। अगर एनी होता तो हम कर सकते थे, लेकिन डू नॉट लिखा हुआ है, साधारण वाक्य है और ये नकारात्मक है, इसीलिए इसके अंदर अपन सम का प्रयोग नहीं कर सकते, एनी का कर सकते थे। तो इसमें ऑप्शन बचा एक मच। मच मात्रा बताता है और अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो इसमें आएगा मच। तो वी डू नॉट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। आप आसानी से समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑफ द जूस वाज लेफ्ट। तो ऑफ द जूस वाज लेफ्ट, इसमें नाउन क्या है? इसमें नाउन है जूस। जूस एक कैसा नाउन है? जूस एक अनकाउंटेबल नाउन है और एक वचन में दिया हुआ है। अनकाउंटेबल है तो आप देखना फ्यू और ए फ्यू, ये दोनों तो काउंटेबल के साथ आते हैं, यानी गिनने वालों के साथ आते हैं। फ्यू और ए फ्यू दोनों कट गए। मैनी भी किसके साथ आता है? काउंटेबल के साथ आता है, इसलिए ये भी कट गया। ऑप्शन बचा ए लिटल। तो ए लिटल ऑफ द जूस वाज लेफ्ट। ए लिटल का अर्थ है थोड़ा सा, यानी बहुत कम। तो ए लिटल यानी थोड़ा सा जूस ही बाकी
रहा है। ए लिटल ऑफ द जूस वाज लेफ्ट। लिटल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के लिए या मात्रा बताने के लिए करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया 3, ए लिटल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई हैव इन्वाइटेड ऑफ माई फ्रेंड्स। इसमें नाउन दे रखा है फ्रेंड्स यानी बहुवचन में दे रखा है, तो आप देखना ईच, ईच यानी क्या होता है, प्रत्येक होता है, एक के लिए आता है, तो ये तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो ईच तो आना नहीं है। लिटिल मात्रा बताता है और फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल है, तो ये तो लिटिल भी इसमें नहीं आना है। वैसे देखा जाए तो मच भी क्या बताता है, मात्रा बताता है, इसलिए मच भी नहीं आना है। सेवरल यानी बहुत सारे होते हैं, तो आई हैव इन्वाइटेड सेवरल ऑफ माई फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई हैव इन्वाइटेड सेवरल ऑफ माई फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देर इज मिल्क इन द ग्लास। नाउन क्या है, इसके अंदर मिल्क है। मिल्क कैसा नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, मात्रा बताने का कार्य कर रहा है। तो अब देखो फ्यू तो किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए आता है, इसलिए आ नहीं सकता। मैनी भी किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए आता है। अब सेवरल का प्रयोग अपन दोनों में करते हैं, लेकिन जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, देर इज मिल्क इन द ग्लास, यानी गिलास में दूध कितना है, बहुत कम, यानी न के बराबर दूध है, यानी इसमें लिटिल आएगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लिटिल। लिटिल क्या बताता है, मात्रा बताता है, तो देर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, तो लिटिल यानी बहुत कम, यानी न के बराबर इसमें दूध नहीं है, मानी बहुत कम दूध है इसके अंदर, तो देर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टूडेंट विल गेट ए सर्टिफिकेट। अब देखो स्टूडेंट कैसा है, काउंटेबल है और एक वचन में है, काउंटेबल तो है और एक वचन भी है। अब देखो मैनी तो क्या आता है, काउंटेबल के साथ तो आता है, लेकिन ये आता है बहुवचन के साथ, तो इसलिए ये नहीं आ सकता। एवरी तो एक के लिए आता है। अब बच गया फ्यू। फ्यू का अर्थ क्या होता है, फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर, तो इसका जब अर्थ देखते हैं, स्टूडेंट विल गेट ए सर्टिफिकेट, यानी ऐसे थोड़ी हो सकता है कि न के बराबर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिया गया, यानी कुछ लोगों को तो सर्टिफिकेट दिया ही गया होगा, तो इसलिए ये फ्यू भी इसमें नहीं आ सकता। इसमें ऑप्शन बचे सम और एवरी। एवरी को हमने देखा था, लेकिन एवरी और सम को दोबारा देखना, हम दो ऑप्शन बचे हैं, दोनों तो कट गए नीचे वाले, तो अब बचा एक तो सम और एवरी। देखो सम लगाएं, सम स्टूडेंट विल गेट ए सर्टिफिकेट, विल का प्रयोग है फ्यूचर टेंस है, सम स्टूडेंट यानी कुछ स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मान लो आपकी मार्कशीट है, वो कुछ स्टूडेंट को थोड़ी दी जा सकती है। एवरी, एवरी का अर्थ क्या होता था, हर एक यानी प्रत्येक को। मान लो कोई ईच और एवरी हमने पढ़ा था, ईच तो क्या करता है, अलग अलग की बात करता है, लेकिन एवरी किसकी, समूह की बात कर रहा था, यानी समूह है से सबको अलग अलग, यानी जब एवरी की बात करते हैं यानी समूह है के अंदर से सबको अलग अलग, यानी मान लो एक क्लास का समूह है, उसमें से हर एक यानी प्रत्येक व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो इसमें सटीक आंसर बैठता है एवरी। एवरी स्टूडेंट विल गेट ए सर्टिफिकेट, प्रत्येक विद्यार्थी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सम का अर्थ यहाँ इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि सम का अर्थ होता है कुछ, कुछ स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो बाकी को मार्कशीट क्या नहीं मिलेगी, इसलिए इसमें आंसर आ रहा है एवरी। ऑप्शन नंबर 2 एवरी इसके अंदर सही है। एवरी वैसे तो एक को ही बताता है, लेकिन ये समूह के अंदर अलग अलग प्रत्येक को बताता है, तो एवरी स्टूडेंट विल गेट ए सर्टिफिकेट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रेंच इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। ए आएगा, एन आएगा या द आएगा या नो आर्टिकल आएगा। आर्टिकल का क्वेश्चन है, आपको बताना है। फ्रेंच इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, फ्रेंच इसमें एक भाषा का नाम है जो अनेक कंट्रीज में बोली जाती है। हमें पता है किसी सब्जेक्ट का नाम हो या किसी भाषा का नाम हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। किसी भाषा का नाम हो या किसी सब्जेक्ट का नाम हो, उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर 4 नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी। ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी, इसका अर्थ क्या होता है, आप देखना हमने एक नियम पढ़ा था ऑफ द टू, इसके पीछे क्या लग रहा था, हमने एक नियम पढ़ा था, आपको याद होगा। ईच ऑफ द टू का हमने नियम पढ़ा था, ईच दो की बात करता है, जब ईच ऑफ द टू, ईच दो की बात करेगा, 2 से 3 से ज़्यादा की बात एवरी करता है, तो ईच ऑफ द टू का नियम पढ़ा था, ये उसी नियम पर आधारित है। बोथ ऑफ द टू बॉयज,
देखो इसमें ऑल ऑफ द टू बॉयज, ऑल आ गया तो टू की बात कर रहा है, तो ऑल तो आएगा नहीं। मैनी ऑफ द टू भी इसमें होता नहीं है। बोथ तो फिर वैसे ही दोनों के लिए आता है। इसमें देखो ईच ऑफ द टू बॉयज, ये एक नियम था, हमने पढ़ा था, इसके लिए इसमें आंसर आएगा ईच। ईच ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी, हमारी क्लास में नियम आया था, आपको याद होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई हैव रीड द बुक्स। आई हैव रीड द बुक्स। बुक्स कैसा है, इसमें भी आप देख सकते हो बुक्स कैसा है, बहुवचन है, लेकिन यहाँ कोई समूह से अलग अलग की बात तो हो नहीं करी है, तो एवरी तो आएगा नहीं इसके अंदर। देखो सम, ईच वैसे भी नहीं आएगा, ईच और एवरी तो एक एक की बात करता है, अलग अलग या समूह के अंदर से तो वैसा तो कुछ है नहीं। आई हैव रीड द बुक्स, मैंने सारी किताबें पढ़ी है या कुछ किताबें पढ़ी है। अब देखो बुक्स कैसा है, बहुवचन दिया हुआ है, तो आल भी आ सकता है और सम भी आ सकता है, तो इसमें सटीक आंसर कौन सा बैठ रहा है, आई हैव रीड ऑल द बुक्स। सम द बुक्स तो वैसे भी आपको, आप बोल के देखना सम द बुक्स, वैसे आपको लगेगा कि ये तो अटपटा लग रहा है, तो यहाँ द आ रखा है, तो ऑल द बुक्स क्या आएगा, ऑल द बुक्स। आई हैव रीड ऑल द बुक्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। इसमें क्या है, नाउन क्या है, नॉलेज है। नॉलेज कैसा नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो फ्यू और ए फ्यू तो कट गए क्योंकि ये तो काउंटेबल होते हैं। अब देखो लिटिल और मच, अब इन दोनों का हम मात्रा के साथ कर सकते हैं, तो नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब नॉलेज के संदर्भ में हम देखते हैं तो मच नॉलेज, मच वैसे तो ज़्यादा का अर्थ देता है, लेकिन मच नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ए लिटिल यानी थोड़ा सा अगर किसी को ज्ञान है तो वो खतरनाक हो सकता है, किसी को कम ज्ञान है तो वो खतरनाक हो सकता है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो इसमें आएगा ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, एक यानी थोड़ा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। हिंदी में वो मुहावरा नहीं देखा गया अपने, थोता चना बाजे गना, यानी कम ज्ञान खतरनाक हो सकता है, ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, वही इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन कैसा वर्ड होता है, ये एक अनकाउंटेबल होता है, तो आप देखना फ्यू और ए फ्यू तो आ नहीं सकते क्योंकि ये तो काउंटेबल के साथ आते हैं। ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, और इंफॉर्मेशन कैसा वर्ड है। अब मैनी और आल से आप इसको लगाने की कोशिश करना, कौन सा सही लग रहा है आपको, मैनी ऑफ द इंफॉर्मेशन या आल ऑफ द इंफॉर्मेशन। हमें पता है आल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसमें, आल ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, देर आर स्टूडेंट्स इन द हॉल। अब देखो वहाँ तो ऊपर तो था स्टूडेंट था, हमने एक पर्सन पहले किया था उसमें तो एक वचन था, यहाँ स्टूडेंट्स है यानी बहुवचन के अंदर दिया हुआ है काउंटेबल। देर आर स्टूडेंट्स इन द हॉल, तो आप देखना बहुवचन है तो लिटिल और ए लिटिल ये तो मात्रा बताते हैं, वैसे मच भी मात्रा बताता है, तो इसमें मैनी बहुत सारों के लिए आता है, तो मैनी अपने आप ही आ गया। देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द हॉल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देर इज नॉट वाटर इन द बोटल। वाटर कैसा है, वैसे देखा जाए तो अनकाउंटेबल है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इज नॉट आ रहा है, नेगेटिव वाक्य आ रहा है, तो हमारा ध्यान डायरेक्ट किधर जाएगा, नेगेटिव और पर्सनवाचक वाक्य में हम एनी का प्रयोग करते हैं, तो इसमें एनी दे रखा है क्या। वैसे वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल है, तो फ्यू तो इसमें आना नहीं है, मैनी भी इसमें आना नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता, दोनों काउंट। अब सम और एनी बच गए। अब साधारण वाक्यों में तो सम लगाते हैं, लेकिन पर्सनवाचक और नेगेटिव वाक्यों में हम एनी का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें आ गया एनी। याद रखना नेगेटिव और पर्सनवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग होता है। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, बॉयज़ वेर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास। बॉयज़ कैसा है, काउंटेबल है और बहुवचन है। बॉयज़ वर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास। अब देखो बॉयज़ काउंटेबल है तो लिटिल तो आना नहीं है, मच भी आना नहीं है, अब बच गए सम और एनी। ऊपर वाले पर्सन में तो नेगेटिव था इसलिए एनी लगा दिया। यहाँ बॉयज़ वर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, यहाँ तो एक साधारण वाक्य है तो इसमें अंदर हम सम लगा देंगे, सम बॉयज़ वर अब्सेंट फ्रॉम क्लास, क्योंकि नेगेटिव और पर्सनवाचक में एनी लगता है तो इसमें वो तो कुछ है नहीं, तो सम बॉयज़ वर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीपल लाइक टू ईट स्ट्रीट फूड। पीपल लाइक टू ईट स्ट्रीट फूड, पीपल यानी लोग होते हैं,
तो इनको हम गिन सकते हैं। तो वैसे तो ये लिटिल तो आएगा नहीं और मच भी नहीं आएगा। ऑप्शन बचे दो, मोस्ट और आइदर। आइदर पीपल लाइक टू ईट स्ट्रीट फूड, आइदर यानी दो में से कोई एक व्यक्ति स्ट्रीट फूड खाना पसंद करता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन जब बड़े भाग की बात करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मोस्ट का प्रयोग करते हैं। पीपल लाइक टू ईट स्ट्रीट फूड, मोस्ट पीपल यानी ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं स्ट्रीट फूड को खाना। देखो यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट का प्रयोग जनरल मेजोरिटी दिखाने के लिए, मेजोरिटी क्या होता है, बहुमत। मोस्ट का प्रयोग जनरल मेजोरिटी दिखाने के लिए किया जाता है। आइदर का प्रयोग दो में से एक के लिए होता है। दोनों बातों को याद रखना, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मोस्ट का प्रयोग जनरल मेजॉरिटी दिखाने के लिए किया जाता है और आइदर का प्रयोग दो में से एक के लिए होता है। नाइदर का प्रयोग होता है दो में से किसी के लिए भी नहीं। अब इन प्रश्नों में कुछ नियम आए थे, उनको बारे में आप दोबारा पढ़ लो। देखो सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुवचन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन के साथ होता है। सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, या सम का प्रयोग अनकाउंटेबल होता है, वो सिंगुलर होता है। अब मैनी का प्रयोग देखना, मैनी का प्रयोग प्लूरल होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। तो सम का प्रयोग भी प्लूरल काउंटेबल, मैनी का प्रयोग भी प्लूरल काउंटेबल के साथ, और लेकिन सम का प्रयोग अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं। अब देखो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है, हम पढ़ चुके हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है। टू में से किसी की एक की बात हो तो ईच का प्रयोग, ईच ऑफ दैट टू वाला नियम है। टू में से किसी एक की बात हो तो ईच का प्रयोग करते हैं, ईच ऑफ द टू वाला नियम। टू में से किसी एक की बात हो तो ईच का प्रयोग करते हैं। आप ये नियम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा हमने रिवीजन कर लिया है, आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑफ द टू स्टूडेंट हैज़ फेल्ड इन द टेस्ट। अभी आपने नियम पढ़ा है, ऑफ द टू वाला नियम तो किसके साथ लगता है, ईच के साथ लगता है। एवरी ऑफ तो होता ही नहीं, हमने एक बार फुल पढ़ा था ना कि एवरी ऑफ कभी नहीं होता, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन हो गया ईच। ईच वाला नियम याद रखना, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज़ फेल्ड इन द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखना, शी हैज़ विजिटेड यूरोपियन कंट्रीज। अब देखो यूरोपियन कंट्रीज की बात हो रही है, एनी कोई साधारण वाक्य, एनी नेगेटिव या प्रश्नवाचक तो है नहीं, तो एनी तो आने की संभावना बहुत कम है। यूरोपियन कंट्रीज वैसे कैसी होती है, काउंटेबल होती है, तो इसमें लिटिल भी नहीं आना है, मच भी इसके अंदर नहीं आना है। तो सी हैज़ विजिटेड सम यूरोपियन कंट्रीज। सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, काउंटेबल होनी चाहिए और प्लूरल होनी चाहिए। देखो प्लूरल भी है, काउंटेबल भी है, तो सम का प्रयोग कर देंगे। सी हैज़ विजिटेड यूरोपियन कंट्रीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आई डू नॉट हैव मनी लेफ्ट इन माई अकाउंट। आई डू नॉट याद रखना कैसा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। तो जब एनी मिल जाए नकारात्मक और प्रश्नवाचक में तो डायरेक्ट आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन आपको और ऑप्शन भी देखने हैं। मनी कैसा है, मनी एक अनकाउंटेबल है, तो मैनी तो आएगा नहीं। देखो मैनी काउंटेबल के साथ आता है, फ्यू काउंटेबल के साथ आता है। अब बच गया एनी और सम। जब एनी और सम बच जाए तो आप नेगेटिव प्रश्नवाचक वाला नियम लगाओ कि नेगेटिव और प्रश्नवाचक में एनी का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर हो जाएगा एनी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। स्टूडेंट्स आ रहा है तो बहुवचन है, ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। इसके अंदर आप देखना ऑप्शन है नन है, आइदर है, नाइदर है, बोथ है। तो इसमें क्या सटीक बैठ रहा है, इसमें आप देखना नाइदर यानी कोई भी नहीं, नाइदर यानी दोनों में से कोई भी नहीं। कोई किसी ने डैमेज किया होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही होगी। तो नाइदर ऑफ दीज स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नाइदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज। स्टूडेंट एक वचन है, काउंटेबल है, तो आप देखना ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज हो सकता है क्या, काउंटेबल है। और आल का प्रयोग तो किसके लिए करते हैं, बहुवचन के लिए करते हैं।
तो आल तो इसके अंदर आना नहीं है। अगर आपने ये नहीं देखा कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स हैं, तो आप आल भी लगा सकते थे, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि एक वचन है या बहुवचन है। तो स्टूडेंट एक वचन है, यानी बहुवचन होता तो आल लग जाता, आल स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज, लेकिन एक वचन है तो आल नहीं आएगा। देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ईच का प्रयोग ईच और एवरी और सम स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज। सम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एक तो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है तब करते हैं, और अगर काउंटेबल होता है सम का तो वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये काउंटेबल भी है लेकिन प्लूरल नहीं है, इसलिए सम का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बच गया ईच और एवरी। ईच तो जब दो की बातें करते हैं तब करते हैं, लेकिन तीन हो या तीन से भी ज़्यादा हो, लेकिन दो से ज़्यादा होती है फिर ईच, लेकिन तीन से भी ज़्यादा हो, यानी क्लास की बातें हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज, तो यानी समूह ऐसे एक एक को दिया जाएगा, हमने पहले भी बात की थी। तो इसका लिए आएगा एवरी। एवरी स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज। क्वेश्चन नंबर 21 है, वी सा एनिमल्स इन द जू। एनिमल्स कैसा है? एनिमल्स एक काउंटेबल है और बहुवचन है, तो देखना लिटिल तो मात्रा बताएगा, मच भी मात्रा बताता है, दोनों आ नहीं सकते, मैनी और फ्यू बच गया। अब फ्यू का अर्थ होता है, फ्यू हम काउंटेबल के साथ तो करते हैं, लेकिन फ्यू का अर्थ होता है न के बराबर। हमने जू में जानवर देखे, न के बराबर जानवर थोड़ी देखते हैं, वहाँ तो हम जानवर देखने ही जाते हैं, तो फ्यू वैसे नहीं आएगा। मैनी यानी बहुत सारे, वी सा मैनी एनिमल्स इन द जू, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वी सा मैनी एनिमल्स इन द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। इसमें देखो स्टूडेंट्स है, बहुवचन है और काउंटेबल है, तो आइदर तो दो से एक ही बात कर रहा है, इसलिए ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब देखो ईच और एवरी, ईच और एवरी, लेकिन इसमें अंदर आप देखना ईच एवरी आल से लगाना है, तो द स्टूडेंट्स, इसमें द भी आ रखा है, तो आपको पता है ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, सभी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? आल आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स भी दे रखा है, यहाँ बहुवचन दे रखा है, तो आल यहाँ सटीक बैठता है। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 23 है, साइड ऑफ द रोड हैज़ ट्रीज। रोड के दोनों साइड पेड़ लगाएंगे या लगे होने चाहिए, तो इसमें तो रोड के दोनों साइड की बात हो रही है, तो बोथ आ जाएगा डायरेक्ट। बोथ का अर्थ होता है दोनों साइड, बोथ यानी दोनों साइड दे रखा है, तो बोथ साइड ऑफ द रोड हैज़ ट्रीज। ये तो इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैन कैन अचीव सक्सेस थ्रो हार्ड वर्क। मैन कैन अचीव सक्सेस थ्रो हार्ड वर्क, कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क के साथ सक्सेस पा सकता है। कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क यानी कठिन मेहनत करके अपनी सफलता पा सकता है, तो इसमें देखना मैन है तो काउंटेबल है वैसे तो मैन इसमें, लेकिन इसमें एक संभावना की बात की जा रही है, पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, इसके अंदर आप लगाना एनी। ये आप नेम याद रखना, एनी मैन कैन अचीव सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क। जनरल ट्रूथ, देखो जनरल ट्रूथ की बात हो या पॉसिबिलिटी यानी संभावना की बात हो, तो एनी का प्रयोग होता है। ये भी एनी का एक नियम होता है, जनरल ट्रूथ या पॉसिबिलिटी के लिए एनी का प्रयोग होता है। तो एनी मैन कैन यानी कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क करके सफलता पा सकते हैं। आप भी हार्ड वर्क करो, अच्छे से मेहनत करो, आपको भी एग्ज़ाम में सफलता ज़रूर मिलेगी। एनी मैन कैन अचीव सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? एनी का। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो इसका नियम याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, ही डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन द टॉपिक। डिड नॉट की बात कर रहे हैं, देखो इंटरेस्ट कैसा है, एन काउंटेबल है तो मैनी वैसे नहीं आएगा, फ्यू भी नहीं आएगा क्योंकि काउंटेबल के साथ होते हैं दोनों। मच और सम बच गया, अब एक तो बच गया मच, एक बच गया सम। अब इसमें डिड नॉट आ रखा है, डिड नॉट हमें बचा नेगेटिव वाक्य है, लेकिन इसमें एनी ऑप्शन में नहीं आया। अगर एनी ऑप्शन में आता तो हमारे लिए ईजी हो जाता, क्योंकि प्रश्नवाचक और नेगेटिव वाक्यों में हम एनी का प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ एनी तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ऑप्शन बचे तो हमारे पास एक तो मच है, एक सम है। अब सम का हमें पता है, सम तो जब साधारण वाक्यों की बात करते हैं तब लगता है, नेगेटिव और प्रश्नवाचक में तो एनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक और नेगेटिव में हम
सम का प्रयोग तब करते हैं जब उसमें हाँ की उम्मीद हो या कोई ऑफर किया जाता हो या कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो। लेकिन इसमें ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट आ जाएगा मच। मच का प्रयोग हम मात्रा के साथ करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। तो इंटरेस्ट अनकाउंटेबल है तो मच लगा सकते हैं, तो इसमें अपने आप आ जाएगा मच। ही डिड नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन द टॉपिक। ही डिड नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन द टॉपिक। इसी प्रकार ये क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। आगे देखना, अब अनकाउंटेबल नाउन इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में मच सही होता है। एन नहीं आता तो एन नहीं भी लगा सकते थे, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस है तो मच भी इसमें सही बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सी हैज़ स्पेंट ऑफ हर सैलरी ऑलरेडी। वह अपनी सैलरी का अधिकांश भाग खर्च कर चुका है, यानी ज़्यादातर भाग खर्च कर चुका है। तो वैसे भी इसमें देखो मोस्ट का प्रयोग हम कैस के लिए करते हैं, ज़्यादा के लिए करते हैं। तो मोस्ट, सी हैज़ स्पेंट मोस्ट ऑफ हर सैलरी ऑलरेडी। जब किसी बड़े भाग की बात हो तो मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। सी हैज़ स्पेंट मोस्ट ऑफ हर सैलरी ऑलरेडी। वह अपनी सैलरी के एक बड़े भाग को खर्च कर चुका है। आगे चलते हैं। हमने जो ये डिटरमाइनर क्वेश्चन हम आज पढ़ रहे हैं, इनको देखकर आपको लगा होगा कि आपको अगर नियम याद है और आप उसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं, काउंटेबल है या प्लूरल है, इस ट्रिक के साथ अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो आप उस प्रश्न को कर पाते हैं। क्योंकि आप उसमें से दो ऑप्शन को आसानी से काट पाएंगे और फिर दो ऑप्शन से आप उनको जब अंदर लगाएंगे उसके, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सटीक बैठता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल के हैं कुछ, इनको देखना। आप आर्टिकल के क्वेश्चन लेके आए हूँ कुछ स्पेशल। पहला क्वेश्चन है 27 का, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। किसी व्यक्ति के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन कालिदास को शेक्सपियर की क्या उपमा दी गई है। जब उपमा दी जाती है तो जो उपमा जिसकी दी जाती है उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, पहले कालिदास किसी व्यक्ति का नाम है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जो उपमा दी जा रही है उसके पहले हमेशा द लगता है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, ही प्लेज गिटार वेरी वेल। वह गिटार बजाता है बहुत अच्छे तरीके से। जब हमने बात की थी, जब अपन ये संगीत, ये वाद्य यंत्र होते हैं, उनका यूज जब बजाने के अर्थ में किया जाता है यानी प्ले के अर्थ में किया जाता है तो हमेशा द का प्रयोग करेंगे। ही प्लेज द गिटार वेरी वेल, यानी संगीत वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका जब बजाने के अर्थ में प्रयोग होता है वाक्य में तो हमेशा द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, सी इज ऑनेस्ट वोमेन। देखो ऑनेस्ट वोमेन नॉर्मल पर्सन है, कोई स्पेशल बात नहीं है। सी इज ऑनेस्ट वोमेन, इसमें HONEST में है ना, एच साइलेंट है और इसको क्या पढ़ते हैं, ओनिस्ट पढ़ते हैं। ओनिस्ट, किसकी ध्वनि आ रही है, स्वर की ध्वनि आ रही है या व्यंजन की ध्वनि आ रही है। तो ओनिस्ट, एच तो इसमें साइलेंट है, फिर ओ से स्टार्ट हो रहा है। ओनिस्ट तो इसमें एक स्वर की ध्वनि आ रही है तो इसमें लगा देंगे एन। सी इज एन ऑनेस्ट वोमेन। और 30 का क्वेश्चन है, आई मेट हिम आवर अगो। इसके अंदर भी देखो एच साइलेंट है, आवर होता है, आवर अगो, तो इसके अंदर भी क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। दोनों चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शी वांट्स टू बाय यूनिफॉर्म। स्टार्ट तो देखो यू से हो रहा है, यू एक स्वर होता है, लेकिन इसमें ध्वनि किसकी आ रही है, यूनिफॉर्म ये आ रहा है। ये क्या होता है, एक व्यंजन होता है, तो व्यंजन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो शी वांट्स टू बाय ए यूनिफॉर्म। आगे देखो, ही इज MLA फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूंसी। इसमें एमएलए को जब बोल के देखते हैं, शुरू तो एम यानी व्यंजन से हो रहा है, लेकिन जब बोलते हैं तो MLA, एक की ध्वनि पहले आ जाती है, इसलिए इसके अंदर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ही इज एन MLA फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूंसी। MLA हो गया, MP हो गया, MA हो गया, इन सबसे पहले क्या लगेगा, हमेशा एन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ही इज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स।
इसको आप देखना, मैंने आपको एक नियम बताया था जब मैंने आर्टिकल की बात की थी। एक तो ओनली होता है, एक होता है सेम। दो वर्ड लिखाए थे, एक तो ओनली, एक सेम। जब ओनली या सेम वर्ड आ जाए तब आपको वहाँ क्या लगाना है, द का यूज करना है। जब भी वाक्य में ओनली या सेम का यूज हो तब आपको द का प्रयोग करना है। हमने नियम पढ़ा था, ही इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। स्पेशल बात भी है, लेकिन ओनली और सेम आ जाए तब वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ हम द का प्रयोग करते हैं। इस नियम को आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34 है, आई नीड 1 रुपी नोट। स्टार्ट तो किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है। ओ एक स्वर है, लेकिन ध्वनि किसकी आ रही है वन में, देखो वह न वन, वन में वह की आ रही है, वह एक व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ हम एक का प्रयोग करते हैं। तो आई नीड ए 1 रुपी कोइन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ही इज नॉट यूरोपियन। यूरोपियन में ई से स्टार्ट है, ई एक स्वर है, लेकिन ध्वनि किसकी आ रही है, यूरोपियन। यह की आ रही है, तो यह में एक व्यंजन है, इसलिए आर्टिकल ध्वनि व्यंजन की आ रही है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ही इज नॉट ए यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 36 है, सी इज बेस्ट डांसर इन आवर ग्रुप। वैसे भी दिख रहा है कि स्पेशल बात है, वैसे देखो बेस्ट आ रखा है, ई एस टी। ई एस टी जब आपको मिले यानी सुपरलेटिव डिग्री की जब बात करेंगे तब क्या प्रयोग करते हैं, हमेशा द का प्रयोग करते हैं। सी इज़ द बेस्ट डांसर इन आवर ग्रुप, जिसमें ई एस टी लगा हुआ मिले वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके अंदर द का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 37, प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुनाइट। मैंने कहा था कोई उपाधि हो, प्राइम मिनिस्टर यानी कोई पद हो, उससे पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आगे जैसे मोदी में लिखा हुआ आ जाए तब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नॉर्मल पद की बात करें तो उसमें द लगता है, तो द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टू नाइट। क्वेश्चन नंबर 38 है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसका आंसर आप बताओ क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या नो आर्टिकल आया। हमने एक नियम पढ़ा था, कोई भी जब माउंटेन रेंज की बात करते हैं यानी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, जैसे हिमालय हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, आल्प्स हो गया, इन सबसे पहले तो द लगाते हैं। ये तो पर्वत श्रृंखला है, लेकिन बाद में हमने बात की थी कि कोई भी पहाड़, अकेले पहाड़ का नाम आए या कोई चोटी का नाम आए उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो माउंट एवरेस्ट है, यहाँ माउंट एवरेस्ट वैसे तो एक चोटी का नाम है, लेकिन देखो इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, लेकिन माउंट एवरेस्ट वैसे तो एक चोटी का नाम है, लेकिन इसमें इसको स्पेशल बनाया गया है बहुत ज़्यादा कि वो हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। तब इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ये स्पेशल नियम है आज आपके लिए कि वैसे तो माउंट एवरेस्ट के पहले अगर माउंट एवरेस्ट अकेला नाम दिया हुआ है तब उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जब उसको स्पेशल बनाने की बात करेंगे तब उसमें हमेशा द लगता है। आगे चलते हैं, हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो द कब लगता है, द तब लगता है जब हम माउंट एवरेस्ट को एक स्पेसिफिक एंट्री के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कैसे कैसे शब्द आ सकते हैं, द हाईएस्ट आ सकता है, द ओनली आ सकता है, ओनली आ जाएगा तो अपने आप द लग जाएगा। द फेमस माउंटेन आ सकता है, द हाईएस्ट आ जाए, द ओनली आ जाए, द फेमस माउंटेन आ जाए। ये शब्द किसी की भी साथ आ जाए, चाहे चोटी हो और हो, उनके साथ हमेशा द का प्रयोग कर दो आप। लेकिन नो आर्टिकल का नियम हमने पढ़ा था, तो नो आर्टिकल कब लगता है, तब होता है जब हम सिर्फ नाम ले रहे हो। एक उदाहरण देखना, ही क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, वह है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। तो इसमें देखो, इसमें इसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं बताया गया, और माउंट एवरेस्ट क्या थी, एक चोटी का नाम है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इसमें नॉर्मल बात है, तो ही क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, कोई आर्टिकल नहीं लगाया। देखो माउंट एवरेस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है, लेकिन जब भी हम इसको स्पेशल बनाएंगे, द हाईएस्ट, द ओनली, द फेमस माउंटेन, ऐसे शब्दों से, तो माउंट एवरेस्ट के पहले भी हमेशा द लगा हुआ। आप इस नियम को आसानी से समझ चुके होंगे। आपके लिए अजीब नियम होगा थोड़ा, लेकिन ये गहराई से नियम बताया गया है आपको, आप इसको याद रखना। ये इसलिए बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कई किताबों में आपको माउंटेन
माउंट एवरेस्ट से पहले द मिलेगा, कईयों में आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा। दोनों नियम आपको देखने को मिलते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब उसको स्पेशल बना देते हैं तो द लगा देते हैं, नॉर्मल बात होता है तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, होनेस्टी इज ए रेयर क्वालिटी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, होनेस्टी इज ए रेयर क्वालिटी। तो इसके अंदर क्या लगेगा, हम जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन होनेस्टी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसको रेयर क्वालिटी बताया गया है, इसको स्पेशल बात की गई है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे हम, द लगाएंगे। द होनेस्टी इज ए रेयर क्वालिटी। इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ होनेस्टी को एक विशेष गुण के रूप में पहचाना जा रहा है। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा को स्पेसिफिक दर्शाना हो तब द का प्रयोग करते हैं। द होनेस्टी ऑफ द बॉय इम्प्रेस्ड एवरीवन। देखो इसमें भी होनेस्टी के पहले द लगा है क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल बताने की बात की गई है। द होनेस्टी ऑफ द बॉय इम्प्रेस्ड एवरीवन। द होनेस्टी ऑफ द बॉय यानी उस लड़के की ईमानदारी ने, यानी उस पर थोड़ा जोर दिया गया है, उसको स्पेशल बनाया गया है, इसलिए होनेस्टी से पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया। ऊपर वाला उदाहरण था ही, द होनेस्टी इज ए रेयर क्वालिटी, इसमें भी इस पर जोर दिया गया है, स्पेशल बनाया गया है, इसलिए द लगा दिया। लेकिन अब आर्टिकल कहाँ नहीं लगता, देखो जनरल सेंस यानी सामान्य रूप से जब गुण या भावना की बात हो, जब होनेस्टी का एक सामान्य रूप दिया हुआ हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। उदाहरण देखना, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट के पहले तो द लग गया क्योंकि ये तो सुपरलेटिव की बात कर रहा है, लेकिन होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये तो एक सामान्य बात कही गई है, तो इसके होनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। तो याद रखना होनेस्टी वाले तीनों नियम। होनेस्टी इज रेयर क्वालिटी की बात करें तो आर्टिकल द लगा देना, और जब इसमें जोर दे के बात करें तब भी द लगा देना। लेकिन ये वाक्य है ना, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो होनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। द के पहले तो बेस्ट है तो द लग गया, लेकिन होनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। तो नंबर 40 है, आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल पेंटिंग बिफोर। अब कुछ शब्द होते हैं, तो नेवर सीन सच ब्यूटीफुल पेंटिंग बिफोर। अब ये देखो यहाँ सच दे रखा है, सच के बाद में हमेशा ए का प्रयोग होता है, और वैसे भी इसमें तो ए ही आना था, कोई स्पेशल बात तो है नहीं, लेकिन सच के बाद में ए आता है, ये भी आप याद रख सकते हो। देखो सच के बाद अक्सर क्या आता है, सच प्लस ए प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन। देखो सच आ गया, ए आ गया, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, पेंटिंग क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो इसी प्रकार आता है। तो सच के बाद में ए आता है, आप नेम को याद रखना, सच आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल पेंटिंग बिफोर। तो सच के बाद में क्या आएगा, ए आएगा, एडजेक्टिव आएगा और सिंगुलर नाउन आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ही गोइज टू चर्च एवरी संडे। ये आर्टिकल के वो बताते हैं ना, हार्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप, और इनको शानदार क्वेश्चन की श्रेणी में आप रख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। आप किताब में डायरेक्ट पढ़ोगे तब आपको इसके नियम ही समझ में नहीं आएंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे आ कैसे रहे हैं, इसके आंसर बदल कैसे रहे हैं। अब देखना, ही गोइज टू चर्च एवरी संडे, वह चर्च जाता है एवरी संडे, चर्च एवरी संडे को जाते हैं तो प्रार्थना करने के लिए जाते होंगे। हमने पढ़ा था, एक तो होता है प्राइमरी पर्पज, माँ वाला उदाहरण पढ़ा था कि माँ मंदिर जाती है प्रार्थना करने के लिए, तो कोई आर्टिकल नहीं लगाया था। लेकिन जब माँ पर्स खोजने के लिए दोबारा मंदिर जाती है तब हमने आर्टिकल द लगाया था। तो इसमें देखो, वो ही गोइज टू चर्च एवरी संडे, यानी वो नॉर्मल काम के लिए जा रही है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो इसमें लगेगा नो आर्टिकल, ही गोइज टू चर्च एवरी संडे। इसको देखना एक बार, जब चर्च हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या मंदिर हो, जैसी जगहों पर ओरिजिनल पर्पज यानी सामान्य उद्देश्य, जैसे प्रेइंग प्रार्थना करने के लिए, स्कूल में स्टडी करने के लिए, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए और मंदिर में भी प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। यानी जब चर्च, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी जगहों पर ओरिजिनल पर्पज यानी प्रे यानी प्रार्थना करना, स्टडी यानी अध्ययन करना, ट्रीटमेंट के लिए लिया जाए तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर टूरिस्ट या विजिटर या दूसरी वजह से जाया जाए, यानी हम घूमने जा रहे हैं या टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं या तो कोई और काम से जा रहे हैं, तो द लगेगा। देखना, ही गोइज टू चर्च टू प्रे, प्रे करने के लिए जा रहे हैं तो चर्च से पहले टू चर्च यानी कोई आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन देखो, ही वेंट टू द चर्च,
चर्च के पहले द लगा दिया। टू टेक फोटोज, यानी हम वहाँ घूमने और फोटोज लेने जा रहे हैं, तो ही वेंट टू द चर्च, तो चर्च के पहले क्या द लगा दिया। तो प्राइमरी उद्देश्य हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन सेकेंडरी उद्देश्य हो तो द लगाना है। ये नियम आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, आई सा यूएफओ लास्ट नाइट। सामान्य उदाहरण है यूएफओ, ध्वनि किसकी आ रही है, यू की आ रही है, यूएफओ लास्ट नाइट, तो डायरेक्ट ए लगा देना, ज़्यादा सोचने की बात है नहीं। व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो ए लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 43 है, सी इज एयर टू द प्रॉपर्टी। मैंने आपको बोला था इस नाम को याद रखना आप, HEIR, इसमें एच साइलेंट होता है और एयर बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर हमेशा स्वर की ध्वनि आएगी तो एन लगेगा। आज फिर कह रहा हूँ, आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में यह उदाहरण देखने को मिलेगा। तो HEIR, इसमें एच साइलेंट होता है और एयर पढ़ते हैं, ये स्वर की ध्वनि देता है, इसलिए एन का प्रयोग करते हैं। याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डरली। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डरली, इसके अंदर जब हम इल्डरली की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम इसमें हम द का प्रयोग करते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट द इल्डरली। इल्डर क्या होता है, बड़ों की, है ना। जब एडजेक्टिव जैसे एक तो पुअर आ जाए, एक इल्डरली आ जाए, एक ब्लाइंड आ जाए, को नाउन की तरह इंटायर क्लास के लिए यूज किया जाए तो द लगता है। जैसे द पुअर, द ब्लाइंड, द इल्डरली, यानी बुजुर्ग वर्ग। यानी जब एडजेक्टिव पुअर, इल्डरली या ब्लाइंड को नाउन की तरह इंटायर यानी सभी पूरी क्लास के लिए यूज किया जाए तो उसमें द लगता है। जैसे द पुअर यानी सारे गरीब, द ब्लाइंड सारे अंधों के लिए यूज हो रहा है, द इल्डरली यानी सारे बुजुर्ग वर्ग की बात कर रहा है, समूह की बात कर रहा है, तो उसमें हमेशा द का प्रयोग करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, होनेस्टी इज अप्रिशिएटेड। होनेस्टी इज अप्रिशिएटेड एवरीवेयर। वही होनेस्टी वाला नियम आया है, लेकिन ये एक साधारण वाक्य है, साधारण बात की गई है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। होनेस्टी इज अप्रिशिएटेड एवरीवेयर यानी अनकाउंटेबल नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, तब इसके अंदर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, शी टीचेज इंग्लिश एट ए गवर्नमेंट स्कूल। सी टीचेज इंग्लिश एट ए गवर्नमेंट स्कूल। इंग्लिश की बात हो रही है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट पढ़ाने की और सब्जेक्ट की ही बात हो रही है। हमें पता है कि सब्जेक्ट और विषय, सब्जेक्ट यानी विषय और भाषा से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो नो आर्टिकल। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 47 है, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। धातु की बात हो रही है। धातु की हमने बात की थी, जब मटेरियल नाउन की बात करते हैं, अनकाउंटेबल की बात करते हैं, तब उसका जब जनरल सेंस में कोई उत्तर आए तब उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन जब उसका कुछ और स्पेशल अर्थ में यूज़ कर लिया जाए तब उसमें द लगाते हैं। लेकिन इसका देखो, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, एक साधारण बात है कि गोल्ड एक कीमती धातु होती है, सामान्य बात है, तो इसके अंदर नो आर्टिकल। देखना, अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन होती है गोल्ड, सिल्वर, वाटर। इन जनरल सेंस की बात करेंगे तो इनके अंदर जीरो आर्टिकल आएगा, यानी नो आर्टिकल आता है। तो नो आर्टिकल आएगा, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, यानी क्रॉस। ये क्रॉस जब हम 8वीं क्लास में पढ़ाते हैं तब हम इसकी बात करते हैं। हमारे क्लास का एक फेवरेट डायलॉग था, जब किसी खिलाड़ी की बात आए, किसी व्यक्ति की बात आए, तब हम उसमें ये बोलते हैं कि जैसे इंग्लिश से पहले आ जाए कि इंग्लिश में आर्टिकल क्या लगेगा, तो हम बोलते हैं क्रॉस, अंधेरा कायम रहे। डायरेक्ट स्टूडेंट दूर से बोल देते हैं कि सर इसमें तो अपना अंधेरा कायम रहे, क्रॉस आएगा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, आई लव लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक। आई लव लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनके साथ में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई लव लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, अभी जो हमने उदाहरण पढ़ा था उसी की तरह अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, सी इज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। वह ट्रेवल कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है,
ट्रेन के द्वारा कर रहा है। यानी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ट्रेवलिंग है और बाय लिख रखा है, फिर आगे जो ट्रांसपोर्ट जिससे कर रहे हैं उसका नाम दे रखा है, तो उससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ देखना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लस बाय आ जाए तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एयर। डायरेक्ट बाय ट्रेन होता है, बाय ए ट्रेन, ए कार, एन एयर, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी बाय के साथ ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है तब उसके साथ नो आर्टिकल लगता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 50 है, वी वॉच्ड फुटबॉल ऑन टीवी येस्टरडे। जब हमें पता है कि फुटबॉल से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन देखो वी वॉच्ड फुटबॉल ऑन टीवी येस्टरडे। आप देखना कोई भी फुटबॉल मैच, जैसे गाँव के मैच हैं या देश के कोई भी मैच हैं, डेली चलते रहते हैं, चाहे वो टीवी पर आते हैं या हम उन्हें देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। लेकिन वी वॉच्ड फुटबॉल ऑन टीवी येस्टरडे, यानी फुटबॉल मैच हमने देखा था कल टीवी पर रात में, यानी कोई स्पेशल मैच रहा होगा, कोई वर्ल्ड कप का मैच रहा होगा, कोई स्पेशल फाइनल मैच रहा होगा जो हमने टीवी पर देखा था। टीवी पर फुटबॉल का मैच तो तभी देखते हैं जब कोई स्पेशल मैच होता है, तो इसमें भी स्पेशल की बात की गई है, तो इसमें हम लगा देंगे द, नो आर्टिकल नहीं आएगा। वही नियम है, जब आप किसी स्पेसिफिक मैच की बात कर रहे हो, द फुटबॉल मैच ऑन द टीवी, तो इसमें द लगेगा हमेशा। लेकिन जनरल खेल की बात करें तो, यानी कोई स्पेशल मैच टीवी में देखने की बात हो रही है तो द लगाना है, लेकिन जनरल खेल की बात करें तो आर्टिकल, खेल से पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे उदाहरण दे रखा है, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो इसमें फुटबॉल के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा, क्योंकि फुटबॉल एक खेल का नाम है और खेल के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। आप समझ चुके होंगे। आज हमने कुछ स्पेशल नियम की बात की है, जैसे खेल वाला नियम हो गया, माउंट एवरेस्ट वाला नियम हो गया, ट्रांसपोर्ट वाला नियम हो गया और अपने होनेस्टी वाला नियम हो गया। ये स्पेशल आर्टिकल के नियम थे जो आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही स्पष्ट होने थे। हमने इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आज हमने डिटरमाइनर और आर्टिकल को लेकर 50 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें आपको डिटरमाइनर और आर्टिकल को भरपूर समझने का मौका मिला होगा और आपने देखा होगा कि किस प्रकार आंसर काटे जा सकते हैं और कौन कौन से रूल लगते हैं जिसके थ्रू हम इन क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। एग्जाम्पल इजी हो सकते हैं, लेकिन जो कठिन एग्जाम्पल दिए हुए आएंगे वो भी इन्हीं नियम के आधार पर होंगे। अगर आपको इजी नियम याद है, आपको याद है कि ट्रेवलिंग बाय बस या ट्रेवलिंग बाय ट्रेन होता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो ये उदाहरण कितना ही बड़ा क्यों ना आ जाए, इसका जो नियम लगना है वो तो यही लगना है। आपको आज की क्लास डिटरमाइनर और आर्टिकल में बहुत मज़ा आया होगा, आपको आज की क्लास बहुत शानदार लगी होगी। अब जैसा कि हम हर क्लास के एंड में कुछ ग्लोसरी वर्ड यानी परिभाषिक शब्दावली को करते हैं, कल हमने ए वाले सारे वर्ड पढ़े थे, आज हम बी वाले वर्ड पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। अब बी वाले जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है ये बी। देखो बी में आप पहला देखो बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? संदर्भ ग्रंथ सूची। बिब्लियोग्राफी होता है संदर्भ ग्रंथ सूची। ब्राइब यानी क्या होता है? घूस या रिश्वत होता है। ब्राइब यानी होता है घूस या रिश्वत। अब बोनस, बोनस यानी क्या होता है? अधि लाभांश होता है। इम्पोर्टेंट है, बोनस का हिंदी अर्थ क्या होता है? अधि लाभांश। याद रखना, बोनस का हिंदी अर्थ होता है अधि लाभांश। बिलेटरल का अर्थ होता है द्विपक्षीय। ब्लू प्रिंट का अर्थ होता है रूपरेखा। ब्लू प्रिंट का क्या अर्थ होता है? रूपरेखा। एक बार दोबारा देख लेना। बिब्लियोग्राफी होती है संदर्भ ग्रंथ सूची। ब्राइब यानी होता है घूस या रिश्वत। बोनस यानी होता है अधि लाभांश। बिलेटरल होता है द्विपक्षीय और ब्लू प्रिंट होता है रूपरेखा। ये आपको याद रखने हैं। बाकी ये और भी दिए हुए हैं जो कम इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। बैकवर्ड क्लासेज हमने पढ़ी थी, पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट यानी दुर्व्यवहार। बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र। बेसिक पे यानी मूल वेतन। बेंच होता है न्यायपीठ। बिल यानी विधेयक होता है। ब्लैक लिस्ट यानी काली सूची होता है। बोर्ड यानी मंडल, बोर्ड या परिषद होती है। बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है पाठ्यक्रम समिति। बॉन्ड एक बंद पत्र होता है। बॉडी निकाय होती है और ब्रीफ होता है संक्षेप। एक बार दोबारा देख लो। बैकवर्ड क्लासेज होती है पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट होता है दुर्व्यवहार। बैलेंस शीट होती है तुलन पत्र। बेसिक पे होता है मूल वेतन। बेंच है न्यायपीठ।
बिल यानी विधेयक, ब्लैक लिस्ट यानी काली सूची, बोर्ड होता है मंडल, बोर्ड परिषद, बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है पाठ्यक्रम समिति, बॉन्ड होता है बंद पत्र, बॉडी होती है निकाय और ब्रीफ होता है संक्षेप। और इम्पोर्टेंट थे बिब्लियोग्राफी संदर्भ ग्रंथ सूची, ब्राइब यानी घूस या रिश्वत, बोनस यानी अधिलाभांश सबसे इम्पोर्टेंट, बिलिटरल द्विपक्षीय और ब्लूप्रिंट रूपरेखा। आगे चलते हैं, ये ए वाले हैं जो हमने कल पढ़े थे और सारे इंपॉर्टेंट थे। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था अबेंडमेंट यानी होता है परित्याग या कमी, अब्रिविएशन होता है संक्षेप या संक्षेपण, एबोलिशन होता है उन्मूलन या समाप्ति, अब्रिज यानी होता है संक्षेप करना, अबस्ट्रैक्ट होता है सार, अब्यूज यानी होता है दुरुपयोग, एकेडमिक काउंसिल का अर्थ होता है विद्या परिषद, एक्नोलेजमेंट होता है प्राप्ति पत्र या स्वीकृति या रसीद, एडजर्न होता है स्थगित करना, एडजस्टमेंट होता है समायोजन, एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन, आर्बिट्रेशन होता है पंच फैसला, अप्रूवल होता है अनुमोदन, अप्रोप्रिएशन होता है विनियोजन, अप्रिसिएशन होता है प्रशंसा, अपेंडिक्स होता है परिशिष्ट और एज्यूम होता है कल्पना या अनुमान, एक्यूज होता है महा अभियोग लगाना, अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही, एक्सेप्टेंस होता है स्वीकृति, एसेंट होता है अनुमति और एसेट्स होता है परिसंपत्ति। एक बार और देख लो, अबेंडमेंट होता है परित्याग या कमी, अब्रिविएशन होता है संक्षेप, अबोलिशन होता है उन्मूलन या समाप्ति, अब्रिज होता है संक्षेप करना, अबस्ट्रैक्ट होता है सार, अब्यूज होता है दुरुपयोग, एकेडमिक काउंसिल होता है विद्या परिषद, एक्नोलेजमेंट होता है प्राप्ति पत्र या स्वीकृति, एडजर्न होता है स्थगित करना, एडजस्टमेंट होता है समायोजन, एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन, आर्बिट्रेशन होता है पंच फैसला, अप्रूवल होता है अनुमोदन, अप्रोप्रिएशन होता है विनियोजन, अप्रिसिएशन होता है प्रशंसा, अपेंडिक्स होता है परिशिष्ट और एज्यूम होता है कल्पना या अनुमान, एक्यूज होता है अभियोग लगाना, अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही, एक्सेप्टेंस होता है स्वीकृति, एसेंट होता है अनुमति और एसेट्स होता है परिसंपत्ति। हम ए और बी के जितने भी ग्लोसरी वर्ड हैं इम्पोर्टेंट हम सारे पढ़ चुके हैं। अब हमने आर्टिकल के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली, डिटरमाइनर के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में शॉर्ट में चर्चा कर ली और आज की क्लास हम डिटरमाइनर और आर्टिकल के MCQ प्रैक्टिस को लेकर आए थे। वो भी हमने 50 क्वेश्चनों के साथ बहुत शानदार तरीके से अभ्यास किया है आज। आई होप आपको ये इंग्लिश क्लासें बहुत अच्छी समझ में आई होगी। इसके साथ ही आपको ग्लोसरी वर्ड भी याद हो रहे होंगे। आपको क्लास कैसी लग रही है, आप अपना फीडबैक इसके अंदर ज़रूर देना। क्या हम क्लास में नया कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, इनके बारे में भी आप बता सकते हो। उसके साथ ही हमारी क्लासें कैसी चल रही है उनके बारे में आप बताना। और भी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालना, क्लास को शेयर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।